हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि प्रमोटर्स के कौन से फंक्शन होते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और उसका स्टेटस क्या होता है। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एक प्रमोटर्स की लायबिलिटी क्या है, उसके कौन से राइट्स हैं, कौन से हक हैं उसके जो उसको चाहिए, कौन से उसकी ड्यूटीज हैं। तो तीन ही टॉपिक इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट हमारा रहेगा टॉपिक प्रमोटर्स की राइट्स। फर्स्ट टॉपिक हमारा राइट्स ऑफ प्रमोटर्स। क्या क्या अधिकार हैं इसके, कौन से अधिकार इसको मिले हुए हैं। तीन मेन राइट्स हैं इसके। फर्स्ट है राइट टू गेट प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। किसी कंपनी को प्रमोट करने में बहुत ज्यादा खर्चा आता है। उस वक्त ना तो शेयर होल्डर होते, ना ही उस वक्त बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते, तो सारे के सारे खर्चे कौन वहन करते हैं? प्रमोटर्स वहन करते हैं। कौन से खर्चे हो सकते हैं? जैसे प्रोस्पेक्टस छपवाना है, उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है, बैंकर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने होते हैं, और असेट्स खरीदनी है, प्रॉपर्टी खरीदनी होती है बिजनेस को चलाने के लिए, उसको शुरू करने के लिए। बहुत सारे खर्चे हैं जो प्रमोटर्स वहन करते हैं, अपनी जेब से लगाते हैं। तो वो सारे के सारे खर्चे कंपनी के बन जाने के बाद कंपनी से प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं हमारे प्रमोटर। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि क्या कंपनी उत्तरदायी है ये सारे के सारे खर्चे प्रमोटर्स को देने के लिए? क्या जरूरी है कि कंपनी उनको ये सारे खर्चे वापस करे? तो इसका आंसर है नहीं। कंपनी की मर्जी है वो ये खर्चे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस प्रमोटर को वापस करे या ना करे। क्योंकि देखो, जब प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस किए जाते हैं तब तक कंपनी एग्जिस्टेंस में होती ही नहीं है, उसका एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड ही नहीं हुई अभी तक। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं हुई तो इसका मतलब है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकती इनके साथ। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो फिर ये बाध्य नहीं है, ये मजबूर नहीं है इनको ये खर्चे वापस करने के लिए। लेकिन फिर भी कंपनी क्या है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अपने प्रमोटर्स को वापस करती है। क्यों? क्योंकि अगर कंपनियां ऐसा करने लग जाएंगी तो लोग प्रमोशन करना छोड़ देंगे, प्रमोट करना ही छोड़ देंगे। अगर प्रमोट नहीं करेंगे तो कंपनियां बननी बंद हो जाएंगी। तो इसलिए ये चक्कर चलता रहता है। ये इनके एग्जिस्टेंस से पहले इनके लिए खर्चे करते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस इनको बोलते हैं, हम रजिस्टर करवा के इनका एग्जिस्टेंस बनाते हैं, अस्तित्व में लेकर आते हैं इनको, और ये अस्तित्व में आने के बाद इनको इनके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वापस कर देते हैं। तो ये था फर्स्ट पॉइंट आपका, राइट टू गेट प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बैक फ्रॉम कंपनी। सेकंड है आपका राइट टू गेट प्रोपोर्शनेट अमाउंट फ्रॉम को प्रमोटर। ये कब होगा? मान लो कोई मिस रिप्रेजेंटेशन करके या फिर कोई सीक्रेट प्रॉफिट कमा लिया हो, जो जितने भी प्रमोटर्स थे उन्होंने मिलकर, और बाद में वो दोषी पाए गए कि आप लोगों ने सीक्रेट प्रॉफिट कमाया है, ये वापस करो कंपनी का। मान लो कि 3 प्रमोटर हैं, उन्होंने सीक्रेट प्रॉफिट कमाया और अब वो क्या हुआ, पकड़े गए। उनका सीक्रेट प्रॉफिट है जो उन्होंने मिस रिप्रेजेंट करके या जैसे भी प्राइवेट सेटलमेंट करके प्रॉफिट कमाया था, अब वो पकड़े गए। तो अब क्या करेंगे? मान लो कि इनमें से ए ने वो सारा का सारा पैसा जो सीक्रेट प्रॉफिट का था वो कंपनी को वापस कर दिया। सारा पैसा एक अकेले ए ने ही वापस कर दिया। तो इसका राइट है कि वो बी और सी से अपना हिस्सा वापस ले। जैसे मान लो कि 900 रुपए से टोटल सीक्रेट प्रॉफिट के 900 के 900 इसने कंपनी को वापस कर दिए, तो अब 300 इनसे वापस लेने का अधिकारी है ए। तो ये हमारा पॉइंट है, राइट टू गेट प्रोपोर्शनेट अमाउंट फ्रॉम को प्रमोटर। को प्रमोटर कौन हो गया? बी और सी। तो सेकंड पॉइंट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। जब ये सीक्रेट प्रॉफिट इनका पकड़ा जाता है तो हो सकता है कि उनमें से कोई एक सभी की तरफ से कंपनी को वापस कर देता है, तो ए अब हकदार है बाकी का जो पैसा है वो बीओसी से लेने का। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है राइट टू गेट रेम्यूनरेशन। राइट टू गेट रेम्यूनरेशन ये क्या होता है? ये एक तरह से सैलरी है, पारिश्रमिक या पारितोषिक बोलते हैं जिसको। एक सिंपल से आइडिया से लेकर प्रमोटर उसको एक कंपनी बना देता है, तो इसमें बहुत सारा मेहनत भी लगती है, उसकी बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत सारा वक्त भी लगता है और इसमें बहुत सारा खर्च भी आता है। तो इसके लिए वो हकदार है कि वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से उसको पारिश्रमिक मिले, उसको सैलरी मिले इसकी।
तो ये सैलरी कई प्रकार से दी जाती है। हो सकता है सारा का सारा अमाउंट कैश में दे दिया जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं, सारा का सारा कभी भी कैश में नहीं मिलेगा। इसका कारण है वो आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और हो सकता है उसको शेयर दे दिए जाए, हो सकता है दोनों का मिलाकर कैश भी दे दो कुछ और शेयर भी दे दो, हो सकता है उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कोई अच्छी पोस्ट दे दी जाए कंपनी में, सेक्रेटरी बना दिया जाए या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में उसको जगह दी जाए। और इसके अलावा कमीशन के रूप में भी उसको रेजर्वेशन पे किया जा सकता है। तो ये 3 हक होते हैं, 3 राइट होते हैं किसी भी प्रमोटर के। सबसे पहला होता है कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को वापस लेने का हकदार है, लेकिन कंपनी की मर्जी पर है, वो कंपनी चाहे तो वो उसको ना भी दे, लेकिन ऐसा होता नहीं, अक्सर जनरली वो वापस कर देती है। इसका कारण मैंने बताया। अगर ऐसे कंपनी करने लगी, इन्होंने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस करके कंपनी को बनाया और कंपनी ने वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के वापस नहीं किए, तो फिर नेक्स्ट टाइम कोई कंपनी का प्रमोशन नहीं करेगा। तो ये चक्कर ऐसे चलता रहता है। सेकंड है प्रोपोर्शनल अमाउंट फ्रॉम को प्रमोटर्स। अगर वो कोई फर्जीवाड़े में पकड़े जाते हैं और उनमें से कोई एक बंदा, एक प्रमोटर सारे के सारे पैसे बाकियों की तरफ से भी वापस कर देता है, तो ये बाकियों से अपना हिस्सा वापस करने का हकदार है, वापस प्राप्त करने का हकदार है। तीसरा है इसकी सैलरी, जितना भी काम किया प्रमोशन का उसको ये सैलरी वापस लेने का भी हक है। और वो सैलरी इस फॉर्म में हो सकती है, कैश भी हो सकता है, सारा शेयर के रूप में भी हो सकता है, डिबेंचर शेयर या फिर कैश प्लस शेयर या फिर कमीशन, और या फिर कोई अच्छी सी पोस्ट उसको दे दी जाए कंपनी में। तो ये इसके राइट्स। इसके बाद है कुछ इनकी लायबिलिटीज भी होती है। क्या क्या लायबिलिटी होती है वो इसमें पढ़ेंगे हम। कौन से दायित्व हैं प्रमोटर्स के। लायबिलिटीज ऑफ प्रमोटर्स। फर्स्ट है आपका लायबिलिटी एज फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। जो विश्वास का संबंध है उसके आधार पर कौन सी लायबिलिटी बनेगी। 2 लायबिलिटी बनती है उसकी। अगर कोई सीक्रेट प्रॉफिट कमा रखा है तो वो वापस करो। सीक्रेट प्रॉफिट कैसे भी कमा सकते हैं, किसी भी फैक्ट को छुपाकर कोई प्रॉफिट कमा लिया हो। दूसरा है अगर उन्होंने अपनी पर्सनल एसेट्स बेचकर कंपनी को चिपका दी ज्यादा प्राइस में, इससे प्रॉफिट कमा लिया। अगर इसको जस्टिफाई करने में नाकाम रहते हैं, जस्टिफाई करने में फेल हो जाते हैं, तो जितना भी ज्यादा प्रॉफिट कमाया है वो कंपनी को वापस करना पड़ेगा। तो ये लायबिलिटी होगी उसकी कि इस रिलेशनशिप के कारण 2 तरह के प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो सीक्रेट प्रॉफिट कमा लिए वो वापस करने पड़ेंगे अगर जस्टिफाई नहीं कर पाए इसको। दूसरा है अगर पर्सनल एसेट्स, कोई बेकार सी एसेट्स बड़े ज्यादा प्राइस में चिपका दी कंपनी को, तो उस पर जो प्रॉफिट कमाया है तो वो वापस करना पड़ेगा कंपनी को। सेकंड पॉइंट है मिस रिप्रेजेंटेशन या मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में कोई बड़ा चढ़ाकर बात लिख दी ताकि बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर खरीदे लोग इनके, और वो ऐसी बात बाद में पाई कि वो झूठी, लेकिन शेयर खरीदी लोगों ने उस बात को आधार मानकर। अब क्या है, तो इसके कारण भी प्रमोटर्स हैं उत्तरदायी होंगे जिन्होंने शेयर खरीदे हैं शेयर होल्डर के प्रति। तो उसके क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं। फर्स्ट हो सकता है कि जो अलॉटमेंट हुई है शेयर की वो कैंसिल हो जाएगी। दूसरा क्रिमिनल केस हो सकता है इनके ऊपर जो प्रमोटर्स हैं। थर्ड है कंपनसेशन की डिमांड की जा सकती है, इनसे क्षतिपूर्ति की डिमांड की जा सकती है शेयर होल्डर के द्वारा प्रमोटर्स को। तो प्रमोटर ऐसा कोई भी होता तो ऐसे ही कि प्रमोटर कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे प्रोस्पेक्टस में। जो भी सही बातें हैं कंपनी के बारे में वही लिखेंगे, कोई भी बात बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखेंगे। इसके बाद है थर्ड आपका सी पॉइंट में लिखोगे लायबिलिटी ड्यू टू फ्रॉड। अगर फ्रॉड के चार्जेस लगे हैं किसी प्रमोटर पर और फ्रॉड साबित हो जाता है प्रमोटर पर, तो कोर्ट उसको 5 साल के लिए मैनेजमेंट से डीबार कर सकती है। डीबार मतलब रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करने देगा 5 साल के लिए। ये होंगे फ्रॉड के कॉन्सिक्वेंसेस। ये लायबिलिटी होगी फ्रॉड के कारण। उसके बाद है लायबिलिटी हो सकती है ड्यू टू ऑन इंसॉल्वेंसी। अगर प्रमोटर्स दिवालिया हो गए और उन्होंने कोई कंपनसेशन देना है तो उनकी पर्सनल एसेट्स बिकेंगी। पर्सनल एसेट्स बेचकर ही उनके ऋण चुकाए जाएंगे, ये लायबिलिटी हो जाएगी।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑन डेथ, सेम है बिल्कुल। अगर कोई प्रमोटर्स मर जाता है कंपनसेशन चुकाए बिना ही, तो लायबिलिटी होगी कि उसकी पर्सनल एसेट्स बेची जाए और उसके ऋण उतारे जाए। इसके बाद है जी नेक्स्ट है आपका टॉपिक, यही थी बस इनकी लायबिलिटीज में। जो एक और है, एक पॉइंट और है इसमें, लायबिलिटी ऑन वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप मतलब कंपनी जब खत्म होती है, तो अगर कोई कंपनी खत्म हो रही है, ऐसा कोई प्रमोटर खत्म होने वाली कंपनी में उसने प्रमोशन किया था और वहां पर उसने कुछ सीक्रेट प्रॉफिट भी कमाए थे, असेट्स बेच कर, असेट्स दुरुपयोग करके, तो वो उत्तरदायी हो सारे प्रॉफिट वापस करने का। तो ये 5 तरह की 6 तरह की इनकी लायबिलिटी होंगी। पहला तो है कि आपका फिड्यूशरी रिलेशनशिप के कानून से कौन से सीक्रेट प्रॉफिट कमा लेता है, पर्सनल असेट्स चिपका लेता है कंपनी को। दूसरा प्रोस्पेक्टस में कोई मिस रिप्रेजेंटेशन कर दिया उसने। थर्ड है फ्रॉड के कारण और इंसॉल्वेंसी, फिर है डेथ के कारण। तो इनमें एक ही बात है, फ्रॉड में तो 5 साल के लिए डिबार हो जाएगा मैनेजमेंट से। इंसॉल्वेंसी और डेथ में क्या होगा कि उनकी पर्सनल एसेट्स बिकेंगी और सारे के सारे ऋण उतारे जाएंगे। वाइंडिंग अप कंपनी में, अगर वाइंडिंग अप होने वाली कंपनी में उसने प्रमोशन किया था उस प्रमोटर ने, और वो पाया जाता है, वो दोषी पाया जाता है कि कोई किसी तरह का दुरुपयोग कर रखा है, तो लायबिलिटी बनती है कि वो सारा का सारा पैसा वापस करना पड़ेगा या फिर उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट आपका, इनकी कौन सी ड्यूटीज होती हैं। लायबिलिटी की बात है, ड्यूटीज कौन सी हैं इन प्रमोटर्स की। सेम पॉइंट है, बिल्कुल मिलते जुलते हुए एक दूसरे से। ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर्स, फर्स्ट ड्यूटी तो है इनकी कि वो डिस्क्लोज करेंगे प्राइवेट अरेंजमेंट को। प्राइवेट अरेंजमेंट या प्राइवेट सेटलमेंट कर रखी है किसी बाहर के आउटसाइडर के साथ या थर्ड पार्टी के साथ, ताकि वो प्रॉफिट कमाए। तो ऐसा नहीं करना है, ये मौलिक कर्तव्य है इनका कि वो ऐसी प्राइवेट अगर अरेंजमेंट कर रखी तो उसको वो डिस्क्लोज करेंगे। सेकंड है डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट। डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट, ये रिलेटेड है जब ये अपनी पर्सनल एसेट से चिपका देते हैं किसी अपनी प्रमोट होने वाली कंपनी को। इसमें क्या होगा कि ये कोई अपनी पर्सनल एसेट्स बड़े ज्यादा कीमत पर कंपनी को बेच देते हैं, अगर परंतु उनको ये जो ज्यादा बड़ा हुआ प्राइस है वो अगर जस्टिफाई कर देते हैं तो अच्छी बात है। अगर ये जस्टिफाई करने में नाकाम रहते हैं तो ये इनको वापस करना होता है। तो जरूरी कि ना पड़े वापस करने की, तो इसका एक बेस्ट तरीका है कि वो पहले से ही डिस्क्लोज करते हैं सारे के सारे फैक्ट उस असेट्स के बारे में कि इसमें ये कमियां हैं और इस पर ये प्राइस लगेगा। थर्ड पॉइंट है डिस्क्लोजर ऑफ सीक्रेट प्रॉफिट। ये बार बार आ चुका है ये पॉइंट। सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमाएंगे किसी भी तरह का, अगर कमाया है तो उसको डिस्क्लोज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूटीज टुवर्ड्स फ्यूचर शेयर होल्डर। जो कंपनी बन जाएगी, अब इसमें जो शेयर होल्डर बनेंगे उनके प्रति भी इनकी कुछ ड्यूटीज हैं, उनके साथ अच्छे से इनके रिलेशन हो, अच्छे विश्वास पात्र के इनके रिलेशन हो उनके साथ, इसमें कुछ खास नहीं। ड्यूटीज एज ट्रस्टी, ट्रस्टी ही होते हैं ये कंपनी में प्रमोटर्स, ने प्रीवियस लेक्चर में किया भी था ये, क्यों एक ट्रस्टी के रूप में भी इनकी बहुत सारी ड्यूटी है। क्या ड्यूटी हो सकती है कि वो कोई भी फैक्ट नहीं छिपाएंगे। मेन इसका निचोड़ यही है कि वो ऐसा कोई भी फैक्ट नहीं छिपाएंगे जिसके कारण प्रमोटर्स को ज्यादा फायदे हो रहे हैं और कंपनी को नुकसान होगा। तो सारे के सारे फैक्ट ऐसे जो फैक्ट हैं वो डिस्क्लोज करेंगे कंपनी को या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, यही बात। तो जो ये इनकी लायबिलिटी है ये कब मानी जाएंगी, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि जो ये लायबिलिटी है कब से शुरू हो जाती है। दो केस होते हैं हमारे पास। फर्स्ट होता है कि जब से उसने प्रमोशन शुरू की है, कमेंसमेंट ऑफ प्रमोशन, कि जब से उसने प्रमोशन के रूप में काम शुरू किया तब से माने, या फिर फॉर्मेशन के बाद कि जब कंपनी रजिस्टर होगी, इनकॉर्पोरेट होगी तब से माने। मान लो इसका एक एग्जांपल देते हैं कि मान लो कोई सीक्रेट प्रॉफिट कमा लिया है किसी भी प्रमोटर ने, कमा लिया, और अब है कि कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं हो पाई किसी कारणवश और कंपनी को वहीं पर छोड़ दिया गया। सीक्रेट प्रॉफिट तो कमा लिया,
कंपनी रजिस्टर्ड हुई नहीं, इनकॉर्पोरेट हुई नहीं। अब क्या इसको ये वापस करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी अब अस्तित्व में ही नहीं है, आई ही नहीं, रजिस्टर्ड नहीं हुई, तो सारा का सारा प्रॉफिट इसका हो जाएगा, वो जो भी है, जो भी प्रमोटर होंगे वो। परंतु अगर वो कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, इनकॉर्पोरेट हो जाती है, अस्तित्व में आ जाती है, तो अब इसकी लायबिलिटी क्या बन गई कि जितना भी उसने प्रॉफिट कमाया था धोखाधड़ी करके या जैसे भी सीक्रेट प्रॉफिट कमाया था, वो अब इसको कंपनी को वापस करना पड़ेगा, क्योंकि वो अब कंपनी अस्तित्व में आ गई है और उसी कंपनी का उसने प्रमोशन किया था, तो वो धोखाधड़ी इस कंपनी की मानी जाएगी। सिंपल सा पॉइंट है। तो अब बात यही आती है कि वो लायबिलिटी कब से मानी जाए, उसकी फॉर्मेशन के बाद मानी जाए या फिर प्रमोशन के शुरू होने से ही मानी जाए। तो इसका आंसर ये आएगा कि जब से उस प्रमोटर ने प्रमोशन के रूप में काम शुरू किया था, तब से ही वो लायबिलिटी बननी शुरू हो गई थी उसकी। दो तरह के दो केस होते हैं, एक तो होता है फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप बनती है जब फॉर्मेशन हो जाता है कंपनी का, रजिस्टर्ड हो जाएगी तो उसके साथ विश्वास का संबंध बन जाएगा, विश्वास के संबंध होते हैं उसके बाद। लेकिन जो फिड्यूशियरी लायबिलिटी होती है वो तब से ही शुरू हो जाती है जब वो कंपनी का प्रमोशन करना शुरू कर देता है। तो इसका आंसर क्या होगा? कमेंसमेंट ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी कब से शुरू हो जाएगी? जब से उसने प्रमोशन के रूप में काम शुरू किया था। और उसका जो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है वो कब से माना जाएगा? जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, यानी कि इनकॉर्पोरेट मतलब रजिस्टर्ड हो जाएगी। ये था आज का लेक्चर आपका, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।